हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स पढ़ी थी और यूनिट से रिलेटेड डायमेंशंस, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन बोली थी, बताई थी, मतलब बोर्ड पर अलग अलग, जैसे फोर्स की, फोर्स का क्या लिखा था याद आ रहा होगा तुम्हें, mlt-2। एक मैंने बोला था वर्क डन या एनर्जी का ध्यान रखना है, तो वर्क का डायमेंशन क्या था, वर्क का डायमेंशन ml2t-2। ये कुछ डायमेंशन हमें ध्यान रखनी थी, ठीक है। और जो तुम्हारी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसके फर्स्ट बुक के एकदम लास्ट में अपेंडिक्स दिया हुआ है, तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस लिखी हुई है, और भी बहुत सारी चीज दी हुई है इस चैप्टर से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड और डायमेंशन से रिलेटेड। तो उनके जो कुछ स्क्रीनशॉट्स है वो तुम्हें वीडियो में मिलेंगे यहीं पर। ठीक है, अब देखो, जो डायमेंशन फॉर्मूला है उनको हम याद तो नहीं होंगे अभी वो सारे के सारे, क्योंकि उनको याद रखने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला जिनके याद है उनके डायमेंशन हम बना सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे हमें फॉर्मूलाज याद होते जाएंगे, और फॉर्मूलाज याद होते जाएंगे तो हम डायमेंशन उनकी बना सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं इजीली। ठीक है, ये बहुत इजी है, मतलब डायमेंशन बनाना, एक बार फॉर्मूला याद हुआ और इजीली फिर डायमेंशन बन जाएगी। अब देखो इसमें जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर आर्ग्यूमेंट्स आर इन डायमेंशन लेस होते हैं सब। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है ऐसे y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ऐसे दिया हुआ है, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो है ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशन 0 होगी, ये डायमेंशन लेस है पूरा का पूरा। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन 0, मतलब y और a का सेम डायमेंशन होगा। हियर साइन ओमेगा टी एंड, और साथ में उसका आर्ग्यूमेंट होता है, ये ओमेगा टी जो होगा ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा टी आर डायमेंशन लेस। साइन ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस है, और उसके अंदर जो लिखी हुई वैल्यू उसका आर्गुमेंट वो भी डायमेंशन लेस है। तो ये और ये दोनों डायमेंशन लेस होंगे, चाहे यहाँ साइन होता है या कॉस होता है या टैन होता है, सेक कोसेक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो उसका डायमेंशन 0 होगा, और उसके अंदर जो लिखा हुआ ये वो भी 0 होता है, उसका डायमेंशन भी 0 होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन नहीं, मतलब y और a का सेम डायमेंशन होगा। हियर y मतलब डायमेंशन ऑफ y ऐसे हम लिख सकते हैं, और डायमेंशन ऑफ a इक्वल है, इसकी उसकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, और ओमेगा टी डायमेंशन लेस है, ओमेगा टी डायमेंशन लेस है, मतलब m0 l0 t0 डायमेंशन, मतलब मास की पावर भी 0 होगी, इसकी पावर भी 0 होगी, और इसकी पावर भी 0 होगी। अगर पावर 0 मतलब 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि ओमेगा की डायमेंशन और टी की जो डायमेंशन है वो रेसिप्रोकल है जस्ट। तो जैसे मुझे ओमेगा की डायमेंशन निकालनी है तो मैं किसकी डायमेंशन निकाल सकता हूँ, टी की। टी यहाँ पर टाइम है,
तो टाइम की डायमेंशन टी होती है, ऊपर लाएंगे उसको तो क्या बन जाएगा टी माइनस वन, मतलब ओमेगा की डायमेंशन टी माइनस वन होती है। और अगर हम चेक करेंगे तो ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उसका डायमेंशन यही आएगा हमारा टी माइनस वन ही आएगा, इसका डायमेंशन यही आएगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमें, ये जो पूरा जो वैल्यू होगा डायमेंशन लेस होगा, अंदर वाला भी डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ डायमेंशन लेस मतलब इसकी और इसकी डायमेंशन सेम है, वाई की और ए की, ठीक है। और ये भी डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस मतलब सबका पावर जीरो मतलब वन, मतलब टी का डायमेंशन या ओमेगा का डायमेंशन, तो ओमेगा का डायमेंशन बताना है तो वन अपॉन टी के इक्वल हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है a इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाय 2m, सपोज लिखा हुआ है ऐसे, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगी, ये जो लिखा हुआ है इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, e रेज टू पावर में कुछ आ रहा है। तो देखो ये जो पूरी टर्म है यहां से यहां तक ये पूरा जो है ये डायमेंशन लेस है, हियर e टू द पावर माइनस bt बाय 2m एंड ये जो पावर है पूरी की पूरी, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो, आर डायमेंशनलेस। तो ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा और इसकी जो पावर आएगी वो भी डायमेंशनलेस होगा, तो यहाँ पर ये जो होगा पावर वो आर्गुमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस होगा, इसका मतलब इसका और इसका डायमेंशन सेम है, ए का और ए नोट का डायमेंशन सेम होगा, इसका इसका डायमेंशन सेम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये डायमेंशन लेस है, bt बाई 2m क्या है डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, इसका मतलब इसको हम सीधा 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से मैं किसका डायमेंशन बता सकता हूँ b का, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसकी भी डायमेंशन नहीं होती, तो चाहो तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हटा सकते हो यहां से, ठीक। तो ये bt बाई 2m का डायमेंशन 1 के इक्वल होगा, तो b का डायमेंशन बता सकता हूँ, m ऊपर आ जाएगा t नीचे, m बाई t के इक्वल, b की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी t के इक्वल, इसको उधर ले जाओ, m ऊपर t नीचे पहुंच जाएगा, डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू m बाई t, m मतलब मास, t मतलब टाइम, मतलब b का डायमेंशन बता सकता हूँ, b का डायमेंशन क्या आ जाएगा m और t को ऊपर लाएंगे तो t माइनस 1। तुमसे इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, ये इस तरह से फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन में ये b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट तो डायमेंशन ऑफ b बताना है, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऐसे हम b का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक लॉगरिथमिक फंक्शन भी ले लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है y इक्वल्स टू a log x t बाय b, मान लेते हैं कोई भी ऐसे फंक्शन है x t बाय b, ठीक है। तो इसमें ये पूरा का पूरा जो है थर्ड नंबर एग्जांपल, ये पूरा log जो होगा और इसके अंदर जो लिखा हुआ है आर डायमेंशनलेस, ये सब डायमेंशनलेस होंगे, इसकी डायमेंशन ये डायमेंशनलेस होगा, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका डायमेंशन बता सकता हूँ b का, जैसे मान लो x डिस्टेंस है, t मतलब पोजीशन डिस्टेंस हो जाएगी t टाइम, तो डायमेंशन हो गई b का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर y और a का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि तो डायमेंशनलेस है, तो इसका और इसका डायमेंशन इक्वल, b का डायमेंशन बता सकते हैं कैसे, x t बाई b, ये डायमेंशनलेस है, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, b उधर x t के इक्वल, x मतलब हम यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं, पोजीशन l और t फॉर टाइम, तो b का डायमेंशन l t के इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, डायमेंशन बतानी है कितनी आएगी,
तो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तो अंदर वाला डायमेंशन लेस है, इसका मतलब ऊपर वाले की डायमेंशन नीचे वाले डायमेंशन सेम होगी, तभी तो डायमेंशन लेस आएगा। तो बी का डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स टी के इक्वल, एक्स मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम, ये डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये सिंपल सिंपल एकदम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं डायमेंशन वाले। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या क्या एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहली हो जाएगी यहां पर टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे हमें लेंथ दिया हुआ है मीटर में, ठीक है, उसको हमें सीजीएस ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। मास है, उसको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एफपीएस में कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है, एक्सेलरेशन को कन्वर्ट करना है। तो उनको हम इस मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। और किस फैक्ट पर बेस्ड है ये कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो चेंज नहीं होती, वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मान लो तुम्हारा वेट है कितना, 60 kg मान लेते हैं, तुम्हारा वेट 60 kg है, ये ऐसा यूनिट में है, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, सीजीएस में, तो इसको ग्राम में लिखूंगा, तो कितने ग्राम हो जाएगा, ये इतने ग्राम हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, जो फिजिकल क्वांटिटी, तुम्हारा जो वेट है वो चेंज नहीं हो रहा, तुम्हारा जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा। 60 kg था एसआई में, तो ग्राम में इतना, तुम्हारा मास चेंज नहीं होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। बस क्या चेंज होगा, यहाँ पर ये जो 60 लिखा हुआ था, 60 की जगह क्या आ गया, 60,000। यहाँ किलोग्राम, तो किलोग्राम की जगह क्या आ गया, ग्राम। तो ये जो वैल्यूज है ये चेंज हो रही है, ये जो चेंज हो रही है, तो फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब तुम्हारा जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज हो रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा, मतलब 60 की जगह 60,000 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे सिंपल सा। कैसे, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, एन इनटू यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, जैसे ये 60 kg, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ये यूनिट हो गया। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। अब एक यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट u1 है, दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, यूनिट भी चेंज हो जाएगी, बट फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम n2 इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, n1 u1 अपॉन u2, ठीक है। अब मान लो ये जो यूनिट है, जैसे मान लो यूनिट हो गई हमारी वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसको हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो u2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ, टाइम और मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मास नहीं आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, u1 u2 को ऐसे लिख सकते हैं। हियर u1 को हम लिख रहे हैं ऐसे, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। जैसे अगर वेलोसिटी की बात अगर करूंगा तो b और c का जो वैल्यू होगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू -1 और a का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है हमारा। तो वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट सिस्टम में ऐसे हो जाएगा, और दूसरे यूनिट सिस्टम में उसको m2 l2 t2 कर देंगे, ठीक है। abc का वैल्यू हमें पता होगा, m1 l1 t1 भी पता होगा, m2 l2 t2 भी पता होगा। तो मैं n2 को फाइंड कर सकता हूँ। देखो n2 क्या आ जाएगा, ऐसे फाइनली फॉर्मूला बना देंगे, n2 इक्वल्स टू m1, ठीक है,
m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। ठीक, डिवाइड करेंगे तो m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c, ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को यूज में कैसे लेंगे, तो एग्जांपल से समझ में आएगा अच्छे से। अभी नहीं आया अच्छे से समझ में, एग्जांपल से देखो क्लियरली समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर जैसे मान लो हमें दिया हुआ है कन्वर्ट 1 न्यूटन, ठीक है, इसका मतलब ये न्यूटन है, इनटू सीजीएस यूनिट सिस्टम। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, मतलब 1 न्यूटन को हमें सीजीएस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना। पहला तो हम सबसे पहले पहचानेंगे कि ये है क्या। तो ये फोर्स है, न्यूटन मतलब क्या है, फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स हमें पता होना चाहिए, तो सबसे पहले डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। तो a b c का वैल्यू मिल गया मुझे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2, ठीक है। abc का वैल्यू मिल गया, ठीक है। n1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 है, तो n1 का वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है। डायमेंशन हमने लिख दिया। n2 फाइंड कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला, वही का वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो n2 इक्वल्स टू n1 का वैल्यू 1, यहाँ पे जो भी लिखा करें, 20 लिखा हो तो कन्वर्ट 20 न्यूटन इनटू सी, तो यहाँ 20 लिख देते, ठीक है। 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे। m1 क्या लिखूंगा, इसमें दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ है, न्यूटन मतलब एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट में मास किसमें मेजर करते हैं हम, तो एसआई यूनिट में मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो यहाँ पर m1 की जगह मैं केजी लिखूंगा। ध्यान देना, ऊपर जो वैल्यूज होगी गिवन होगी, गिवन वाली वैल्यूज। तो गिवन वाली वैल्यूज, न्यूटन दिया हुआ है हमें, न्यूटन मतलब एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम मतलब मास आएगा केजी में, लेंथ आएगी मीटर में, टाइम आएगा सेकंड में। और जो अपॉन में जो वैल्यूज है, ये जिसमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में। सीजीएस मतलब मास आएगा किसमें, ग्राम में, लेंथ आएगी सेंटीमीटर में, और टाइम आएगा सेकंड में। तो देखो m1 केजी और अपॉन में m2 किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो अपॉन में ग्राम, ठीक है। पावर a का वैल्यू 1, लेंथ ऊपर दिया हुआ है किसमें, एसआई में, न्यूटन मतलब मीटर, और कन्वर्ट किसमें करना है, सेंटीमीटर में, सीजीएस यूनिट सिस्टम, इसकी भी पावर 1, और टाइम इधर भी सेकंड और इधर भी सेकंड, पावर -2। अब देखो, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे आगे। किलो, किलो मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3 होता है, तो इसको 10 टू द पावर 3, ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर, और सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर 10 टू पावर -2 मीटर, ठीक है। सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और 1 का पावर माइनस कुछ भी हो 1 ही होता है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, कैसे, n2 इक्वल्स टू, ग्राम और ग्राम कैंसिल, क्या बचेगा, 10 टू द पावर -3, और मीटर मीटर कैंसिल, अपॉन में सॉरी +3, और अपॉन में क्या बचेगा, 10 टू द पावर -2, -2 पर आएगा कितना हो जाएगा, +2, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 3 और 2 5, तो n2 की वैल्यू क्या होगी, 5 आ गई। तो ये सीजीएस में वैल्यू आ गई इसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिल जाएगा, तो जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन होता है हमारा 10 टू पावर 5, सीजीएस में जो भी यूनिट होगी, तो सीजीएस में यूनिट इसकी होती है डाइन, क्या होती है, डाइन होती है। तो मतलब 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल। तो इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस यूनिट सिस्टम, ऐसे दे दिया। तो सबसे पहले यहां पर पहचानेंगे यूनिट से कि ये किसका वैल्यू है हमारे पास। वन जूल, तो 1 जूल क्या होता है, जूल मतलब वर्क, तो वर्क का डायमेंशन लिखेंगे सबसे पहले। क्या होता है वर्क का डायमेंशन, ml2 t-2, ठीक है। तो यहां से a b c का वैल्यू मिल जाएगा, m का पावर होगा वो a, जो l का पावर होगा वो b,
और जो टी का पावर होगा वो सी, तो ये ABC का वैल्यूज लिख लिया। फिर यहाँ पे n1 का वैल्यू 1 है, चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम 15 ले लेते हैं, 15 जूल। ठीक है, तो यहाँ पर n1 का वैल्यू 15 जूल हो जाएगा, हमें n2 निकालना है। फॉर्मूला वही क्या है, n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। तो n1 का वैल्यू हमारा कितना 15, m1 ये SI सिस्टम होता है, जूल मतलब SI में मास को kg कन्वर्ट करना है, CGS में मतलब ग्राम पावर 1, मीटर सेंटीमीटर पावर 2, ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है, v का वैल्यू 2 है, 2 लगाएंगे, और ये भी सेकंड पावर -2, तो होगा 15। ये ग्राम कैंसिल, किलो मतलब 10 टू द पावर 3, मीटर कैंसिल, सेंटी मतलब 10 टू द पावर -2, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 15 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर आएगा तो +2, और उसका स्क्वायर हो रहा है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये, तो ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 7, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ये n2 का वैल्यू आ गया। तो जूल में 15 जूल किसके इक्वल होगा, 15 इंटू 10 टू द पावर 7 CGS यूनिट, और CGS यूनिट इसकी आर्ग होती है, मतलब 15 जूल किसके इक्वल है, 15 इंटू 10 टू द पावर 7 और CGS यूनिट आर्ग, ये पहले बता चुके हैं, इसका मतलब 1 जूल 10 टू द पावर 7 आर्ग के इक्वल, ये रिलेशन हम पहले लिख चुके हैं, तो 1 जूल 10 टू द पावर 7 आर्ग के इक्वल होता है। तो इस तरह से इस मेथड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक होमवर्क तुम्हें खुद से करना है, और इसका आंसर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू n2 का वैल्यू वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। कन्वर्ट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू SI यूनिट सिस्टम। ये ग्राम और सेंटीमीटर मतलब CGS में दिया हुआ है, तुम्हें कन्वर्ट करना है SI में इसकी वैल्यू बतानी है, n2 का वैल्यू बताना है, n2 कितना आएगा कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो भी आएगा, ठीक है, इसी मेथड से कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो ये होमवर्क हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, कन्वर्ट कैसे करना है। अब हम आते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारी, इसमें क्या करेंगे, टू चेक द करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस, ऐसे लिखो, ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसका डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है कि डायमेंशनल करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कोई भी, अब इसको तुम्हें चेक करना है कि डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है। तो कैसे करेक्ट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन, मतलब दोनों जो साइड्स है उनका डायमेंशन सेम आना चाहिए। इधर जो भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा और इधर जो भी डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो इक्वल आना चाहिए इधर और इधर का। तो ऐसा डायमेंशन करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। डायमेंशन करेक्टनेस चेक करना है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऑफ डायमेंशन, मतलब इधर की और इधर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसी से। तो
इधर लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, टाइम है टी फॉर टाइम, तो टाइम का टी, तो टी आएगा सिंपल। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, देखो 2 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके कोई डायमेंशन नहीं होती, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनकी डायमेंशन नहीं होती, तो 2 की डायमेंशन नहीं होगी, पाई की भी डायमेंशन नहीं होगी, तो डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, अब ये रूट, रूट मतलब पावर 1/2, ऊपर लेंथ है, लेंथ के लिए L और नीचे G, स्मॉल g जो होता है ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। G क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जहां पर भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन L(t-2) होती है, चाहे वो A से डिनोट हो रहा हो या G से डिनोट हो रहा हो। तो एक्सेलरेशन होगा लीनियर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डायमेंशन क्या होगी L(t-2). तो यहाँ पर लिख देंगे हम L(t-2), सॉल्व करेंगे इसको, L और L कैंसिल हो जाएगा, t-2 पर आएगा तो +2, पावर कितनी 1/2, तो 2 × 1/2 क्या आ जाएगा t। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन टी आ रही है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी टी आ रही है, दोनों तरफ की डायमेंशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, डायमेंशन सेम आ रही है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है, t = 2π√L/g, ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसके अलावा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, S = सेकंड वाली ut + ½ at²। चेक करना डायमेंशन करेक्ट है नहीं है इसको, तो इस साइड की डायमेंशन और इस साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो इसको, इसमें क्या होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनकी डायमेंशन सेम होती है। Can be added, subtracted if they have same dimensions. सेम डायमेंशन होती है तभी इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं मास में मास को ऐड कर सकता हूँ, 2 kg + 5 kg = 7 kg, kg डायमेंशन सेम है। जैसे लेंथ को 2 मीटर + 10 मीटर 12 मीटर, मीटर मतलब L, डायमेंशन मास M, इसका डायमेंशन M, तो सेम डायमेंशन होगा तो ऐड हो सकते हैं। तो मैं ऐसे नहीं कर सकते 2 kg + 7 मीटर = 9 kg मीटर, ये गलत, किलोग्राम में मीटर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड तभी होगा, सब्ट्रैक्ट तभी होगा जब क्या होगा, डायमेंशन सेम होगा। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, दो क्वांटिटीज एडिशन दिख रहा है, दो क्वांटिटीज में मतलब ये और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब इसका इसका डायमेंशन सेम होगा, और किसके इक्वल होना चाहिए वो डायमेंशन, S के इक्वल, क्योंकि S के इक्वल ही लिखा हुआ है। तो हियर डायमेंशन ऑफ S = डायमेंशन ऑफ UT = डायमेंशन ऑफ ½ at²। अगर ऐसा होगा तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा फॉर्मूला। S मतलब पोजीशन, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए L, U ये इनिशियल स्पीड होता है, तो इनिशियल स्पीड का डायमेंशन L(t-1), और T मतलब टाइम होता है, टाइम का T। ठीक है, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको कुछ नहीं होगा। A मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन L(t-2), और T स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर मतलब t2। तो इधर भी L, -1 + 1 कैंसिल, यहाँ भी L, और -2 + 2 कैंसिल, और यहाँ भी L। इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका, तीनों का डायमेंशन सेम आएगा, तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है हमारा फॉर्मूला। ठीक है,
और क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, एक और ले लेते हैं। जैसे फेमस एग्जांपल है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत पहले। क्या है, ऐसे ये वंडरवॉल इक्वेशन होती है, इसको पढ़ोगे आगे। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, इसमें ये P जो होता है प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है, R जो है ये गैस कांस्टेंट है जो हमने लिखा था 8.314 इसकी वैल्यू, और T यहाँ पर टेम्परेचर है, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन होता है। ठीक है, एंड A एंड B आर कांस्टेंट। A और B कांस्टेंट है, ये P प्रेशर है, V फॉर वॉल्यूम है, यहाँ भी V फॉर वॉल्यूम है, R फॉर गैस कांस्टेंट है और T फॉर टेम्परेचर है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन में ऐसी इक्वेशन दी होती है, और क्या पूछता है इसमें, डायमेंशन ऑफ A या फिर डायमेंशन ऑफ B, ये दोनों की भी पूछ सकता है। A का डायमेंशन क्या होगा, B का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान दो। कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिख रहा होगा तुम्हें, तो यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वॉल्यूम में से B सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और प्रेशर में ये वाला वैल्यू ऐड हो रहा है। तो और ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब डायमेंशन सेम होती है। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, तभी ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ B इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B, तो B का डायमेंशन आ गया हमारे पास, V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, L क्यूब। तो जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन हो जाएगा। ये तो ये हो गया सिंपल। अब ये और ये भी ऐड हो रहा है, मतलब P का डायमेंशन और A अपॉन B स्क्वायर का डायमेंशन भी सेम होगा। मतलब A अपॉन B स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, P फॉर प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल। मतलब मैं A का डायमेंशन बता सकता, A का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, P V स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल। इसमें ये वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब इसकी डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन सेम होगी, तभी ऐड कर सकते हैं। मतलब इसका डायमेंशन सेम है, तो A अपॉन बी स्क्वायर का डायमेंशन P के डायमेंशन के इक्वल, तो A का डायमेंशन P और ये V स्क्वायर जो है इधर पहुंच जाएगा। अब वो सॉल्व कर लो। P फॉर प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला फटाफट हमने याद किया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन याद किया फटाफट, mL2T-2, एरिया का L2, ये ऊपर पहुंचा तो ये हो गया mL-1T-2। ऐसे में फटाफट क्या बना सकता हूं, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी लिखा है, L क्यूब होता है और उसका स्क्वायर हो रहा है, वॉल्यूम का क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 6। क्यूब का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3 × 2 पावर 6 हो जाएगा। अब इसको एक साथ देख लो, क्या आ जाएगा, A का डायमेंशन आ गया मेरे पास, कितना आया, M L-1 और L 6, तो 6 - 1 5 T-2। तो ये हो गया किसका डायमेंशन, A का डायमेंशन। तो इजीली हमने A का डायमेंशन फाइंड कर लिया। तो ऐसे कर सकते हैं डायमेंशन फाइंड। तो ध्यान रखना है, तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। मतलब इसकी डायमेंशन सेम है, इसकी और इस पूरे की डायमेंशन सेम है, तभी एड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनको हम सॉल्व इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है होमवर्क, इसको तुम्हें करना है। ये से रिलेशन दिया हुआ है, x इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस c t स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है।
इसमें बताना है हियर x तो है पोजीशन, एंड t इज टाइम। x पोजीशन t टाइम है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, b एंड c। मतलब a, b और c की डायमेंशन बतानी है। a की डायमेंशन क्या होगी, b की क्या होगी, c की क्या होगी, तो इनकी डायमेंशन बतानी है। x पोजीशन है मतलब लेंथ या मीटर इसमें आ जाएगा लेंथ में, और t टाइम है। तो a का, b का, c का डायमेंशन बताना है और ये कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये होमवर्क हो गया। तो दो एप्लीकेशन होगी, पहली होगी हमारी एक यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना है, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी हमारी कि करेक्टनेस चेक करें, डायमेंशनल करेक्टनेस करेक्ट है या नहीं है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। और किसी को मेथड समझ में है तो एग्जांपल से समझेंगे हम, तो एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। तो थर्ड एप्लीकेशन हो जाएगी हमारी टू डेराइव रिलेशन। इसमें रिलेशन डेराइव करेंगे अमंग गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें रिलेशन डेराइव करना है, मतलब फॉर्मूला बनाना है हमें यहां पर फॉर्मूला बनाना है। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल सपोज में दिया हुआ है, इफ फोर्स एक्टिंग, फोर्स कैपिटल है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स on its mass, small m, comma, velocity, small v, and radius, small r of its path। जिसमें पाथ पे चल रहा है उसकी रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड करना है। देन फाइंड रिलेशन अमंग दीज क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज में रिलेशन बताना है। फोर्स जो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो रिलेशन निकालने के लिए पहले हमें इन सब की डायमेंशन आनी चाहिए। मुझे फोर्स की डायमेंशन आनी चाहिए, तो याद है ml/t-2, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए l/t-1, रेडियस मतलब लेंथ के लिए l। डायमेंशन याद है, मतलब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लेट फोर्स जो है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल मास और उसकी पावर x मान लेंगे। हमें पता है मास पे डिपेंड कर रहा है, पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, इसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, 1/2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें नहीं पता। तो उसको हम x फाइंड कर लेंगे और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर y मान लेंगे। रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर z। तो सबसे पहले काम ये करेंगे, क्या किया, फोर्स जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू m⁻x, p⁻y, r⁻z। तो पहले पावर x y z हम मान लेंगे, इसका x y z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, कोई भी कांस्टेंट मान लो k लगा दिया। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है k, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। हियर k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। k जो होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इसकी कोई डायमेंशन 0 होती है इसकी। यहाँ पर जो k लेंगे हम, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और यहीं से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा लिख लिया, तो इधर की डायमेंशन लिखनी, इधर की डायमेंशन लिखनी और सॉल्व करना स्टार्ट करना। चलो सॉल्व करते हैं इसको।
देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे MLT-2 देख लिया, हो गया। के डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशन नहीं लिखनी है। m मास, मास का डायमेंशन m और उसकी पावर x, ठीक। इधर वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, डायमेंशन याद होनी चाहिए हमें, तो वेलोसिटी की LT-1 और उसकी पावर क्या हो जाएगी y, और रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ और इसकी पावर z, m का पावर मास, इसका पावर x, वेलोसिटी को ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब जहां जहां पे मास है उसको एक साथ लिखेंगे, तो मास सिर्फ इसी जगह पर है तो उसकी पावर सिर्फ x रहेगी। अब लेंथ जहां जहां पर है उसकी पावर को एक साथ लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर लेंथ की पावर क्या है y है, और यहाँ पर लेंथ की पावर क्या है z, तो पावर ऐड हो जाएगी y प्लस z। और फिर t जहां जहां पर उनकी पावर को एक साथ लिखेंगे तो t की पावर सिर्फ यहीं पर है माइनस y, m का पावर x, l का पावर y प्लस z और t का पावर माइनस y। अब ये और ये दोनों क्या है इक्वल है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब इनकी जो पावर्स आएगी इनकी पावर्स भी क्या होगी इक्वल होगी, तो पावर्स को भी इक्वल कर दो ना, पावर को इक्वल कर दो। यहाँ m का पावर x है, यहाँ m का पावर 1 है, तो x का वैल्यू मिल गया मुझे। यहाँ l का पावर y प्लस z है और यहाँ l का पावर 1 है, तो y प्लस z 1 मिल गया। यहाँ t का पावर माइनस y है और यहाँ पर t का पावर माइनस 2 है, तो y की वैल्यू मिल गई, y इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू मिल गई मुझे, x की वैल्यू मिल गई मुझे। अब y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो इस जगह पर, 2 प्लस z इक्वल्स टू 1, तो z इक्वल्स टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, तो z की वैल्यू आ गई -1, तो तीनों की वैल्यू मिल गई मुझे। तो यहाँ से क्या करना है हमें, सबसे पहले पावर x y z मान लेंगे, फिर डायमेंशन लिखेंगे, m का पावर एक साथ, l को एक साथ, t को एक साथ, फिर कंपेयर करेंगे इधर और इधर की पावर्स को। तो कंपैरिजन में इक्वेशन बनेगी हमारे पास, और उन इक्वेशन से किसका x का, y का और z का, तीनों का वैल्यू हमें मिल जाएगा, जैसे मिल गया यहाँ पर। अब इन वैल्यूज को पुट कर दो। स्टार्टिंग में जो लिखा था हमने f इक्वल्स टू k m टू द पावर x, और x की वैल्यू 1, फिर b टू द पावर y, y की वैल्यू 2, और r टू द पावर z, और z का वैल्यू -1। ठीक है, -1 को नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो f इक्वल्स टू k m v स्क्वायर बाय r। और यहाँ पर मुझे फॉर्मूला याद है, हियर k का वैल्यू जो होता है 1 होता है, यहाँ पर f की वैल्यू m v स्क्वायर बाय r, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। हम k का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते इस मेथड से, ये इसकी लिमिटेशन है। k की वैल्यू जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को बता नहीं सकते, वो तो मुझे फॉर्मूला याद है इसलिए मैंने बता दिया कि k का वैल्यू यहाँ पर 1 है, और एक्चुअल में k की वैल्यू को नहीं बता सकते। ठीक है, तुम यहाँ तक लिखोगे तो ये सही है, k डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट है, ये सही है आंसर। और जैसे हमें k का वैल्यू पता है तो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि k का वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो याद रहेगा। चलो ये एक हो गया, एक और एग्जांपल से सीखते हैं, दूसरा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, मान लो इफ फोर्स F depends upon coefficient of viscosity, ईटा पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, कॉमा वेलोसिटी v पे डिपेंड कर रहा है, एंड रेडियस r, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। डेराइव रिलेशन डेराइव कर रहा है। फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी और रेडियस। ठीक है, तो हमें इन सब का डायमेंशन आना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन याद है हमें mlt-2, वेलोसिटी का याद है lt-1, रेडियस का याद है l। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नहीं पता, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम पहला वाला वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन
लिखी हुई है, ठीक है। और फिर वहां से हम देख लेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन याद है, ml-2, ईटा का हमने देखकर लिखा ml-1t-1, याद हो सके तो कर सकते हैं, करना चाहिए मतलब, ठीक है। और वेलोसिटी का lt-1 और रेडियस का l। अब डायमेंशन याद है सबका, लिख लिया। अब वही मेथड, f प्रोपोर्शनल टू किसके ईटा के, उसका पावर x मान लेंगे, वेलोसिटी पावर बाय रेडियस पावर z, पावर कंसीडर कर ली सबकी, ठीक है। अब इसमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट लेंगे, k डायमेंशन लेस कांस्टेंट मान लिया हमने। अब डायमेंशन लिखेंगे फोर्स का ml-t-2, k डायमेंशन लेस है तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर ईटा का लिखेंगे, ईटा का क्या है ml-1t-1, पावर उसकी x, वेलोसिटी l-t-1 पावर बाय और रेडियस का l पावर z, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं। अब इधर हो गया ये ml-t-2, उधर देखते हैं m को एक साथ लिखते हैं जहां जहां पर m है। तो m यहाँ पर m टू द पावर x है, उसके अलावा m नहीं आ रहा है कहीं पर भी, m टू द पावर सिर्फ x ही रह जाएगा। अब l को देखेंगे, यहाँ l का पावर -x है, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x। फिर l का पावर यहाँ पर क्या है, l का पावर y है तो -x प्लस y, और यहाँ पर l का पावर क्या है z, l का पावर z। तो जहां जहां पर l था उनको एक साथ लिख लिया। यहाँ पर l का पावर -x था, यहाँ पर l का पावर y था, और वहां पर l का पावर z था, तो l को लिख लिया। अब t को लेते हैं, तो t की वैल्यू यहाँ पर फिर -x है, यहाँ पर t का पावर -y है, और बाकी t नहीं है। फिर ऐसे जमा करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगी हमारी, आगे ये वाला। अब पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो पावर्स को कंपेयर किया तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर x है, मतलब x की वैल्यू 1 मिल गई। यहाँ पावर क्या है -x प्लस y प्लस z, और यहाँ पर पावर क्या है 1, तो इसकी वैल्यू 1। यहाँ पर पावर क्या है -x माइनस y, और यहाँ पर पावर क्या है -2। x की वैल्यू मिल चुकी है हमें सबसे पहले, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, तो x की वैल्यू -1, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 माइनस y इक्वल्स टू -2। जैसे चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस माइनस सब जगह से हटा देते हैं, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है हमारे, x की वैल्यू 1 है तो 2 माइनस 1 1 मिल जाएगा, तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। अब ये वाला इक्वेशन है जहां z दिया हुआ है तो z की वैल्यू निकाल लेंगे वो, तो पहले x की वैल्यू, तो यहाँ से z इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इस वाले से z इक्वल्स टू x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो z की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। तो इसमें तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक। अब जो ये फॉर्मूला था इसमें पुट कर देंगे हम, f इक्वल्स टू k थीटा की पावर x, x का वैल्यू 1, वेलोसिटी की पावर y, उसकी वैल्यू 1, और r की पावर z, उसकी वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। और मुझे इस फॉर्मूला याद है तो मैं k का वैल्यू लिख सकता हूँ, k का वैल्यू यहाँ पर 6 पाई होता है, तो f का एग्जैक्ट जो फॉर्मूला ये होता है। फिर यहाँ पर k की वैल्यू को हम बता नहीं सकते, मुझे फॉर्मूला याद था इसलिए मैंने लिख दिया, यहीं तक ही करेक्ट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ x y z की वैल्यू भी पूछ देता है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी, तो x y z की वैल्यू हम बता सकते हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन को हमने डिराइव कर लिया यहाँ पर, सिंपल से इजीली हो जाएगा।
अब ये जो मेथड है इसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या लिया था, 3 ही वैल्यूज दी थी यहाँ पर। एफ प्रोपोर्शनल था किसके, एम की पावर एक्स, बी की पावर वाई, आर की पावर जेड। इसमें भी 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज थी, ईटा की पावर एक्स, बी की पावर वाई, आर की पावर जेड। मैंने चौथी नहीं ली, फोर्थ कोई क्वांटिटी नहीं ली, क्योंकि फोर्थ क्वांटिटी लेता मैं इसको तो फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तो लिमिटेशन क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर 3 या उससे कम पे डिपेंड कर रही है तब तो हम रिलेशन को डेराइव कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही, 4 पर, 5 पर, 6 पर, तो उसको डेराइव नहीं कर सकते। ठीक है, डायमेंशन करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस हम किसी भी चेक कर सकते हैं, कैसा भी फॉर्मूला हो तो करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, पर उसको डेराइव नहीं कर सकते। कब, अगर वो 3 से ज्यादा पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, क्या हो जाएगा, पहला, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स more than 3 other physical quantities, then relation cannot be derived. तो 3 से ज्यादा पे डिपेंड करिए, 4 पर, 5 पर, 6 पर, तो रिलेशन डेराइव नहीं कर सकते। दूसरा, cannot find value of dimensionless constant। ये जो dimensionless constant आ रहा था हमारा k, उसकी वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, k का वैल्यू हम बता नहीं सकते कि 1 आएगा, 6 पाई आएगा या कुछ अलग आएगा, तो वो नहीं बता सकते। और अगर मान लो किसी फंक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, तो इस रिलेशन को हम डेराइव नहीं कर सकते। तो किसी भी इक्वेशन में, रिलेशन में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो उनको डेराइव नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होना चाहिए। या तो ऊपर आना चाहिए या अपॉन में, मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए या फिर डिवाइड में होना चाहिए, तो उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर f इक्वल्स टू हमने डेराइव किया था एम बी स्क्वायर बाई आर, मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसको डेराइव किया जा सकता है। और अगर यहीं पर अगर कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इफ इन अ रिलेशन फिजिकल क्वांटिटीज are added or subtracted, then relation cannot be derived from this method। इस मेथड से हम रिलेशन को डेराइव नहीं कर सकते डायमेंशन वाले से। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो डेराइव नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होगा तभी डेराइव कर सकते हैं। लिमिटेशन हो जाएगी। और मान लो, जैसे मान लो किसी फंक्शन में ऐसे आ रहा है, जैसे y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है या लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है। तो ये अगर फंक्शन आ रहा है किसी भी फिजिकल रिलेशन में, तो इनको भी डेराइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद डायमेंशनलेस होता है और डायमेंशनलेस वैल्यू को हम डेराइव नहीं कर पाएंगे, उसकी वैल्यू को नहीं बता पाएंगे। If a physical expression contains trigonometric,
एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक functions, then it can't be derived. उसको भी हम डेराइव नहीं कर सकते। तो किसी भी फंक्शन में साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर या लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है तो उन रिलेशंस को भी हम डेराइव नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है इस मेथड की। ठीक है, तो ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वीडियो की लास्ट में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस का आंसर्स तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड है। नॉर्मली जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे वीडियो लास्ट में। तो उससे तुम्हारी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। और उन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें बताने हैं किसमें, कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो क्या करना है, इनको पहले एग्जाम्पल जो भी किए हमने इसको अच्छे से समझना है वीडियो में देखकर, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उनके आंसर्स को बताना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू।